तो जितने भी हमारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज मैं फिर से एक बार लॉज ऑफ मोशन को समझाने वाला हूं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसकी रिवीजन करनी ही पड़ेगी। 11th में बहुत सारे चैप्टर, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है और उनको अगर हम एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं तो वो समझ में नहीं आएंगे। उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर के चीजें आपको समझ में आने वाली है। तो आज हम फिर से एक बार लॉ ऑफ मोशन के एकदम इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज कौन सा कंसेप्ट है, तो जितने भी मतलब 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार जो आते हैं एग्जाम में या फिर जो समझना हमें बिल्कुल ही आवश्यक है। जैसे मैथमेटिकल मेथड एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज हर चैप्टर में होता है, बार बार होता है, तो हमने उसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो आज लॉ ऑफ मोशन में कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जो हर चैप्टर में बार बार आते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। यहां पर हम सारे कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भैया कौन कौन सा कंसेप्ट है, कैसे कैसे कंसेप्ट है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैं कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा अगर आप एमएसटी सीईटी हमारा जो तत्व बुक सीरीज है इसके अंदर जो बुक हमने बनाए हैं, अगर आप इसका यूज करते हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगा। अभी यहाँ पर ऑफ चल रहा है तो आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे ही आपको बुक्स मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए जो भी 11th के बच्चे हैं उनके लिए न्यू बैच हमारे पास में है, जो 12th के बच्चे हैं उसके लिए हमारे पास में शौर्य बैच है। अगर आप 2 ईयर का प्लान लेना चाहते हो तो आप ये आपका प्लान रहेगा जिसके अंदर आपको न्यू और शौर्य दोनों में एक साथ एडमिशन मिलने वाली है और आपको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको 2 ईयर का प्रिपरेशन हम करवा सके। उसके बाद आप देख सकते हो बेटा मौर्य बैच जो है 12th वालों के लिए है, इसमें हम 12th का बोर्ड और एमएसटी सीरीज का प्रिपरेशन करवाते हैं। देन देखो यहां पर कोई भी अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो वेदांतु का, तो उसमें आप आईबी सेट का एग्जाम दे सकते हो, जिसके माध्यम से अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आपको फीस में 90% तक ऑफ मिल सकता है। देन बेटा अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर है और ऑफलाइन सेंटर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ओके, तो वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर कहां पे है महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो पुणे में पीसीएमसी, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ यहाँ पर सेंटर है वेदांतु के ऑफलाइन। उसके बाद विदर्भ में अगर देखा जाए तो अमरावती में, बुल्ढाना में, नागपुर में, जळगांव में सेंटर है और फिर अहिल्यानगर में भी सेंटर है। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो और ऑफलाइन सेंटर में भी हमने वही सुविधा आपको दी है कि आप जाइए वहां पे एग्जाम दीजिए आईबी सेट की तरह। अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते तो वहां पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है 90% तक आपके ऑफलाइन सेंटर की फीस में भी। ओके, चलिए शुरुआत करते बेटा यहां पर कि लॉज ऑफ मोशन। ओके, देखिए इसमें हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। ओके, देखो मैकेनिक्स की यहां पर बात होने वाली। तो मैकेनिक्स क्या होता है ना, मैकेनिक्स मतलब क्या होता है कि मान लीजिए बॉडी मोशन में है तो मोशन में क्या क्या चीजें होती है उनका सारा स्टडी होता है मैकेनिक्स के अंदर। आ रही बात समझ में? तो ये 11th के अंदर ओके फिजिक्स में जो हम बातें पढ़ने वाले हैं 11th और 12th में, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मैकेनिक्स, एक होता है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें मैकेनिक्स में क्या होता है, मोशन की बात की जाती है कि बॉडी किस तरीके से मोशन कर रही है। तो ये सारी बातें किसमें होती है, मैकेनिक्स के अंदर होती है। ओके, तो मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या है, रेस्ट की बात की जाती है, मोशन की बात की जाती है, फोर्स की बात की जाती है, उसके यूनिट्स की बात की जाती है। तो मैं आपको समझाता हूं, धीरे धीरे आपको ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूं। तो बेटा देखो यहां पर आपको समझना है कि देखो सबसे पहले क्या होता है, पोजीशन। सबसे पहले अपने को समझना है कि पोजीशन नाम की चीज क्या होती है। ओके, सबसे पहले अपने को समझना है कि पोजीशन नाम की चीज क्या होती है। पोजीशन, तो पोजीशन मतलब क्या कि किसी आप जहां पर हो, मतलब ये आपकी ये आप हो, ये मैं हूं, तो मेरा किसी फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, दैट वी कॉल्ड पोजीशन। यहां पर मैं इस रूम में बैठा हुआ हूं तो कैमरा फिक्स है, तो कैमरा से जो मेरा डिस्टेंस रहेगा दैट वी कॉल्ड पोजीशन। इस रूप से मेरा जो डिस्टेंस रहेगा दैट वी कॉल्ड पोजीशन। इस वॉल से जो मेरा डिस्टेंस रहेगा दैट वी कॉल्ड पोजीशन। ओके, तो पोजीशन मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड लाइन, और लाइन है ना, फिक्स पॉइंट और लाइन, किसी फिक्स पॉइंट और लाइन। ओके, वी कॉल्ड इट पोजीशन, उसको पोजीशन बोला जाएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या होता है ना, मोशन होता है कि बॉडी की पोजीशन में टाइम के साथ में क्या बदलाव हो रहा है, बॉडी की पोजीशन में टाइम के साथ में क्या बदलाव हो रहा है, दैट वी कॉल्ड, है ना, दैट वी कॉल्ड मोशन। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के साथ में
बॉडी की पोजीशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम मोशन बोलते हैं। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हम रेस्ट की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, उसके बाद में फोर्स की बात करते हैं। ओके, तो देखो यहां पर बातें होनी, देखो मोशन अगर करनी है अपने को तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स नाम की चीज क्या होती है ना। देखो अगर आप न्यूटन के लॉस को हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें दो तीन चीजें आपको एकदम से समझनी पड़ेगी, आपको डिटेल में समझनी पड़ेगी। वो चीजें क्या क्या है, बेसिक चीजें हैं लेकिन वो बार बार आती है। इसमें बोला जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, उसमें स्टेट ऑफ रेस्ट की बात की जाती है। तो भैया स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब बॉडी कहां पर रुकी हुई है ना। बॉडी का किसी जगह पे फिक्स होना। ओके, उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रही, वो अपने टाइम के साथ में अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो उसको बोला जाएगा स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, उसको बोला जाएगा स्टेट ऑफ रेस्ट। उसके बाद में होता है एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ओके, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, कि बॉडी कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। देखो स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या? नो चेंज इन पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, दैट वी कॉल स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट वी कॉल स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट वी कॉल स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गई बात? ऐसी बातें यहां पर क्लियर हो गई है। ओके, उसके बाद में फोर्स की बात करते हैं। भैया फोर्स नाम की चीज क्या होती है? तो फोर्स क्या होता है? ओके, सिंपल सी बात है कि फोर्स क्या है? तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन ये ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकती है, बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकती है। ये दोनों चीजें कर सकती है। कौन कर सकता है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which can change the state of rest of an object and or it can stop the moving object। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप कर सकता है, अगर बॉडी मोशन में तो उसको, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, अगर बॉडी मोशन में तो उसको स्टॉप कर सकता है। दैट वी कॉल्ड फोर्स, उसको ही बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। ओके, ये ऐसा होता है। अब फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स लगाने से पहले ही डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है। जब आप दरवाजा खोलते हो, मतलब आप किसी मॉल में जा रहे हो, वहां पे सारे, है ना, मतलब मॉल के अंदर क्या होता है, थोड़ा मतलब पूरा ग्लास से बने हुए दरवाजे होते हैं, वहां पे लिखा होता है पुश और पुल। समझ में आ रहा है? अगर आप अंदर जाना चाहते हो आपको पुश करना पड़ेगा, आपको धक्का देना पड़ेगा, और अगर आप बाहर आना चाहते हो आपको पुल करना पड़ेगा। मतलब फोर्स लगाने से पहले ही हमें फोर्स की डायरेक्शन पता होती है। तो फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स के पास में क्वांटिटी भी है, ओके, उसके पास में मैग्नीट्यूड है, उसके पास में डायरेक्शन भी है। मतलब ये बन गई अपने लिए वेक्टर क्वांटिटी, ये बन गई अपने लिए वेक्टर क्वांटिटी। और क्या बोला था पहले पेज पर? और क्या था? यूनिट्स की बात यहां पर की जा रही है ना, यूनिट्स की बात यहां पर की जा रही है। यूनिट्स बेटा क्या होता है ना, यूनिट्स। अब फोर्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे यूनिट जो यूज करना पड़ता है दैट इज मीटर। ओके, फोर्स हो गया, उसके बाद में वेलोसिटी अगर है, स्पीड अगर है तो वहां पर आएगा मीटर पर सेकेंड। ये सारी वहां पर यूनिट्स आने वाले हैं। ओके, तो ये सारी बातें हो गई अपनी। आगे बढ़ते आगे देखो क्या बोला गया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है भैया कि बॉडी जो है, जब तक हम बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तब तक बॉडी मोशन में ही रहेगी। ओके, मतलब मान लीजिए बॉडी मोशन में है और हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो वो मोशन में ही रहने वाली कंटिन्यूअसली। हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को लिया, ऑब्जेक्ट को हमने स्पेस में लेके गए, उसको छोड़ दिया, तो स्पेस में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वहां पे वैक्यूम है, कोई बाहर से फोर्स एक्ट हो नहीं रहा बॉडी के ऊपर, मतलब बॉडी कंटिन्यूअसली उस मोशन को परफॉर्म करती रहेगी। ओके, ये न्यूटन का कहना है। मतलब बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो जाता। मान लीजिए ना, मतलब अब देखो आप पढ़ाई नहीं करते तो आपको मम्मी समझाती है, बेटा अभ्यास कर, पण होता काय की तुम्ही ऐकत नाही। मग मम्मी काय करते? पप्पांना सांगते, तो पप्पा जो आपके ऊपर फोर्स लगाते हैं भैया, तो दैट फोर्स बिकम अनबैलेंस फॉर यू बिकॉज उसको तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए अनबैलेंस फोर्स होता है। मतलब बॉडी किसकी बात सुनती नहीं है जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो जाता। अनबैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स होता है कि बॉडी इसको सहन नहीं कर पाई। ओके, बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। ओके, तो बॉडी remains in a state of rest or uniform motion unless and until it is acted upon by the external unbalanced force। ओके, समझ में आ रहा है? देखो, नो फोर्स नो चेंज इन मोशन। अगर फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर, तो उसकी मोशन वैसे की वैसे रहने वाली है। ओके, तो फोर्स इज नीडेड ओनली टू चेंज मोशन। मतलब फोर्स आवश्यक होता है बॉडी की मोशन को चेंज करने के लिए। बाद में
इनर्शिया, है ना। इनर्शिया नाम की चीज क्या होती है? इनर्शिया नाम की चीज क्या होती है? इनर्शिया मतलब देखो, इनर्शिया ऐसी चीज है कि जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है ना, बॉडी के मोशन को अपोज करती है ना, वही होता है आपका इनर्शिया। ओके, इनर्शिया क्या होता है? बॉडी मतलब अपोज करती है। बॉडी किस बात को अपोज करती है? बॉडी अपोज करती है उसके ऊपर जो बदलाव किया जा रहा है, उसके मोशन में जो बदलाव किया जा रहा है, उसके पोजीशन में जो बदलाव किया जा रहा है, उसको बॉडी अपोज करती है, तो उसको ही बोला जाता है इनर्शिया। अब इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा मास होगा इतना ज्यादा इनर्शिया यहां पर होने वाला है। अब यहां पर क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बन जाता है। बॉडी अगर मोशन में है तो, है ना, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन बन जाता है। मतलब बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहने की कोशिश करती है, तो वो जानता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। देन यहां पर होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बॉडी जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहती है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती, तो ये बन जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, बाद में यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए। मान लीजिए कि मैं गाड़ी में खड़ा हूं, मतलब मैं अभी बस मैंने पकड़ लिया, मैं बस में खड़ा हूं, मुझे सीट नहीं मिली। ओके, तो मेरे जो पैर है वो प्लेटफॉर्म, मतलब जो गाड़ी का नीचे का बेस है उसके कांटेक्ट में मेरे पैर है और मैं खड़ा हूं। अब जैसी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो मेरे पैर आगे जाते हैं, लेकिन मेरा हेड आगे नहीं जाता, तो मेरा हेड पीछे जाता है, मुझे पीछे धक्का मिलता है। और जब गाड़ी चल रही है तो मेरे पैर कांटेक्ट में है गाड़ी के प्लेटफॉर्म का, मतलब गाड़ी का जो बेस है ना, जो नीचे का प्लेटफॉर्म है, तो उसके कांटेक्ट मेरे पैर है। तो गाड़ी अगर रुक गई तो मेरे पैर रुक जाते हैं, लेकिन मेरा हेड रुकता है क्या? नहीं, तो मेरा हेड आगे जाता है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का प्रकार। मतलब मेरा हेड अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो फिर जैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, और जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरा हेड जो है वो मोशन में है। मेरे जैसे ही ब्रेक लगता है तो मेरे पैर रुक जाते हैं, क्योंकि पैर डायरेक्ट कांटेक्ट में है उस प्लेटफॉर्म, उस सरफेस के, लेकिन मेरा हेड कांटेक्ट में क्या? नहीं, तो मेरा हेड आगे जाता है। इस तरीके से बॉडी काम करती है, इस तरीके से बॉडी काम करती है, इस तरीके से इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है, इस तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन काम करता है। ओके, चलिए आगे देखिए आप कि मास की बात की जा रही है। मास का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर इनक्लोज इन अ बॉडी, मतलब कितना मैटर इनक्लोज हुआ है बॉडी के अंदर, उसी को मास बोला जाएगा। ओके, उसी को मास बोला जाएगा। और मास क्या हुई है? स्केलर क्वांटिटी। मास बताते समय हमें डायरेक्शन बताने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मास बताते समय मुझे डायरेक्शन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मुझे मास नहीं बताना पड़ता। उसके बाद में देखो कि इसका ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम है। और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होने वाला है बॉडी का। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया होने वाला है। ओके, ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया। उसके बाद में देखो मोमेंटम। मोमेंटम नाम की चीज क्या होती है? मान लो कि मोमेंटम नाम की चीज क्या होती है? मोमेंटम नाम की चीज होती है कि बेटा कितना मोमेंटम है ना, कितना मास और कितनी वेलोसिटी है, दैट बिकम्स मोमेंटम, है ना। देखो ऐसी बात है। तो हमने क्या क्या सीखा? देखो यहाँ पे नोट्स हम बनाते चलते हैं, मेरे साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ साथ में आप नोट्स बनाओ। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पोजीशन पढ़ा, फिर हमने मोशन पढ़ा, उसके बाद में देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमने पढ़ लिया। ये बातें हमने पढ़ ली, न्यूटन फर्स्ट लॉ, हमने मोशन पढ़ लिया। इतना क्लियर हो गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, इतनी बातें क्लियर है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, है ना। बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। और बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, बॉडी अगर स्टेट ऑफ मोशन में तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? कब तक रहेगी? कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो जाता, है ना। जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो जाता, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो जाता। ओके, अब ये जो फोर्स होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये अगर एक्ट हो गया तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट बदल जाएगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी। और ये एक्ट हो गया तो बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी। ओके, अब ये सारी बातें किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये सारी बातें डिपेंड करती है आपकी इनर्शिया के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनर्शिया के ऊपर। तो इनर्शिया, ओके, इनर्शिया मतलब क्या? रेजिस्टेंस, है ना। ये क्या है? अपोज, है ना। ये क्या है? अपोज टू द चेंज इन स्टेट। अब ये स्टेट कौन सी हो सकती है? कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है ये भी हो सकती है, और स्टेट ऑफ मोशन। तो बॉडी की स्टेट में अगर बदलाव किया जा रहा है तो अपोज करेगा कौन? इनर्शिया। अब इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होने वाला है।
अब इनर्शिया में 3 प्रकार हमने देखे, इनर्शिया में हम 3 प्रकार देख लिए। कितने प्रकार देख लिए भैया? इनर्शिया में हमने 3 प्रकार देख लिए। इनर्शिया में हम 3 प्रकार देख लिए। कौन कौन से देख लिए प्रकार? देखो जरा, इनर्शिया हमने 3 प्रकार देख लिए। इनर्शिया के अंदर हमने 3 प्रकार देख लिए। इसमें इनर्शिया ऑफ हमने क्या देख लिया? रेस्ट देख लिया। इनर्शिया ऑफ हमने मोशन देख लिया, है ना, और फिर हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट देख लिया, मोशन देख लिया, और फिर कौन सा? डायरेक्शन देख लिया। ऐसे तीनों चीजें होती है। बाद में हमने देखा कि मास नाम की चीज क्या होती है ना, उसके बाद हमने देखा कि मास नाम की चीज क्या होती है। मास नाम की चीज होती है कि टोटल, है ना, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इनक्लोज इन अ बॉडी, है ना, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, इनक्लोज इन अ बॉडी, इनक्लोज इन अ बॉडी, है ना, कॉल्ड एज मास। उसको मास बोला जाएगा, उसको मास बोला जाएगा, कॉल्ड मास, उसको मास बोला जाएगा। ओके, मास क्या स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन बताने की आवश्यकता होती क्या नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मोमेंटम नाम की चीज क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मोमेंटम नाम की चीज क्या होती है ना, मोमेंटम। तो मोमेंटम हो जाएगा P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये क्या बन जाता है? मोमेंटम बन जाता है। लेकिन मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ओके, चलो। ओके, अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हमने पढ़ लिया था, यस, ये भी हमने पढ़ लिया था। चलो, ये भी क्लियर हो गया। बाद में न्यूटन का सेकंड लॉ हम पढ़ने की यहाँ पर बात करते हैं कि भैया न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या कहता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी बातें दी गई है ना। अब देखो यहाँ पे, चलो मैं आपको समझाता हूँ कि भैया क्या क्या होता है ना। मोमेंट सेकंड लॉ की हम बात करते हैं। सेकंड लॉ में क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। देखो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ में, ओके, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर है बात? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ओके, थोड़ा बात ऐसी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कैसी बात होने वाली है, उसमें हम बोलते हैं कि जो मोमेंटम है बॉडी का, तो मान लीजिए मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बॉल है और यहाँ पर एक स्पीयर है। अब ये स्पीयर जाके टकराया, तो स्पीयर के टकराने से यहाँ पर क्या हो रहा है ना, तो ये देखो, तो यहां पर मास है और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है m इंटू वी। ओके, देखो ओके, समझ में आ रही? बताओ, तो यहां पर स्फीयर है, तो यहां पर मास है और यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, और ये क्या हो गया? टकराने से इसका जो वेलोसिटी है चेंज हो चुका है। होगा क्या कि बॉल आया, टकराया, टकराने से क्या हुआ? इसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ, तो फोर्स एक्ट होने से क्या हुआ? इसका मोमेंटम चेंज हो गया। ओके, तो जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम चेंज होने वाला है ना। तो हम इसको थोड़ा इस प्रकार से लिखने की कोशिश करते हैं। जो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज रिटन एज कि P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय टाइम, कि मोमेंटम में कितना बदला हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वी कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इसी को बोला जाता है अपना सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पे P2 की अगर बात कर दो, यहाँ पे mv आने वाला है और यहाँ पर ये mu आने वाला है, डिवाइडेड बाय टाइम t आने वाला है, तो ये बन गया अपना फोर्स। ओके, तो यहाँ पर मास कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या कि v माइनस यू बचेगा, यहाँ पर t बचने वाला है, यहाँ पर मास बचेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन बचने वाला है f और यहाँ पर f। ओके, आ रहा है समझ में? इस प्रकार से तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ पर बात होने वाली है। ओके, इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ने वाली। तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो mv माइनस mu डिवाइडेड बाय टाइम, तो f का ये पूरा कंसेप्ट हो गया, f का ये कंसेप्ट हो गया, है ना। मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब दैट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में वो बदलाव करता है, वो क्या करता है? मोमेंटम में बदलाव करता है, mv माइनस mu डिवाइडेड बाय टाइम।
समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को, मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ से हमें क्या मिलता है, एक नया फॉर्मूला मिलता है, तो वो है फॉर्मूला F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब हम अगर फोर्स लगाते हैं बॉडी के ऊपर तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन तैयार हो जाता है। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ, राइट? इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। ओके, बाकी तो आप, हाँ, तो ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर तैयार होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्म और भी हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी एक टर्म हम इसके अंदर और भी ऐड कर देते हैं, और ये टर्म वो है ना, मान लीजिए कि मैं फोर्स की बात कर रहा हूं ना यहाँ पे, हाँ, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, तो फोर्स इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सीधा सीधा संबंध है, मतलब फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ये सीधा संबंध हो गया अपने पास। और थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करता हूं, मतलब इस इंप्लाइज दैट, थोड़ा इसको मैं चेंज करता हूं, तो ये बनेगा फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू बनेगा एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन यहाँ पर होने वाला है। ओके, मतलब फोर्स लगाया लेकिन मास बॉडी का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा मास होता है उतना बॉडी के अंदर कम एक्सेलरेशन तैयार हो जाता है ना, ऐसी बात यहाँ पर होती है। क्लियर है बात? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इस प्रकार से काम होने वाला है। ओके, ऐसा होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। ओके, अब देखो यहां पर होता क्या है कि, देखो होता क्या है कि हम कोई चीज अगर इसका मास कम होता है तो उसके ऊपर हम कम फोर्स लगाकर भी उसको एक्सेलरेट करवा सकते हैं, लेकिन मास अगर बहुत ज्यादा है तो उसको धक्का देने में, उसको डिस्प्लेस करने में हमें काफी ज्यादा फोर्स लगता है। मतलब हमें समझ में आता है भैया इसमें क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ की यहाँ पर बात हो रही है कि F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के उसके अंदर एक्सेलरेशन होने वाला है, अदरवाइज एक्सेलरेशन उसके अंदर होने वाला नहीं है। ओके, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो बाकी सिंपल सिंपल बातें। चलो, और अभी न्यूटन्स के थर्ड लॉ की हम बात करते हैं यहाँ पे। ओके, ये तो सभी को पता है वैसे, इसमें कोई कंसेप्ट ऐसा बहुत कुछ डिफिकल्ट बातें तो है नहीं। न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ है क्या यहाँ पर? ओके, थर्ड लॉ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ओके, थर्ड लॉ के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हर एक्शन को एक रिएक्शन मिलती है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक फोर्स, यहाँ पर एक बॉडी है ना, और यहाँ पर एक बॉडी। अब ग्रेविटेशन में हमने देखा है कि ये बॉडी इसको, मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है इसका और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। ओके, इस प्रकार से, तो ये दोनों लाइंस है, मतलब ये जो लाइन है सेंटर को सेंटर से जोड़ने वाली, इस लाइन के अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट हो रहा है। ये हमने देखा है अपने 10th के बुक में। ओके, ये हमने 10th की बुक में देखा है। तो देखो कि ये है फर्स्ट बॉडी, ये है सेकंड बॉडी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, जितना फोर्स पहली बॉडी के ऊपर सेकंड बॉडी से एक्ट हो रहा है। ओके, मतलब सेकंड बॉडी फोर्स लगा रही है तो उसकी डायरेक्शन ये है, और उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू वन। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू वन, अगर ये सारी बातें यहां पर है, ये सारी अगर बातें यहां पर है, तो यहां पर होता क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, यहां पर फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, ऐसी बात यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है भाई, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चीजें हैं, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, तो फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, तो यहां पर ये जो बातें हैं, तो होता क्या है, ये दोनों इक्वल अपोजिट है, तो यहां पर हम कहते हैं, यहां पर हम नेगेटिव साइन देते हैं। मतलब भले ही दोनों जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो इक्वल है, मुझे पता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब जो फर्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू वन, तो इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, यहां पर इस साइड में रहेगी, और फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू रहेगा तो इस साइड में रहेगा। तो ये दोनों चीजें कैसे रहेगी, दोनों फोर्स अपोजिट रहेंगे लेकिन इक्वल रहेंगे। यही तो है आपका एक्शन रिएक्शन वाला लॉ, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि हर एक्शन को एक रिएक्शन मिलने वाली है, और ये होता है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पर, इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर होने वाली है फोर्स का एक्टिंग। और यहाँ पर कैसा होता है कि ये जो होता है ना, मतलब एक्शन रिएक्शन, इसमें कंसेप्ट है कि एक्शन रिएक्शन दोनों डिफरेंट वर्ड के ऊपर होता है ना। एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों ही चीजें अगर हो रही है, ये दोनों ही चीजें दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होती है। ये दोनों चीजें किसके ऊपर होती है, दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होती है। मतलब ये पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है ना, ये पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। तो विषय ऐसा है भाई, विषय ऐसा है कि मान लीजिए कि इसने इसके ऊपर एक्शन किया है, तो ये दूसरा इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। मतलब एक्शन है ना, मतलब एक ट्रैक्टर है,
एक ट्रक है जो किसी दीवार पे जाके टकराया, कंपाउंड वॉल के ऊपर टकराया, तो ट्रक ने एक्शन किया वॉल के ऊपर, लेकिन वॉल रिएक्शन करेगी ट्रक के ऊपर। मतलब एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्सर्ट होती है। एक्शन रिएक्शन तो होती है, लेकिन एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होती है ना। एक्शन रिएक्शन जो होती है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होती है। आ रही बात समझ में? एक्शन रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन एक्शन रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होती है। ओके, मतलब ये पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पर एक्शन किया, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर रिएक्शन करने वाली। ओके, इस तरीके से ये काम करने वाला है। ठीक है, ऐसी बात यहां पर होने वाली। ओके, ऐसा यहां पर कंसेप्ट है। ओके, चलो, एक्शन मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट होता है। बाद में देखो फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। मतलब देखो ये थोड़ा नया कंसेप्ट है 11th वालों के लिए। मतलब कोई भी अगर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके अंदर अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ती है। अब देखो उसमें कैसा होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में देखो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मान लीजिए कि ये रोड है, इस रोड के ऊपर ये गाड़ी चल रही है ना, ये गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर, है ऐसी कोई गाड़ी है, ये रोड के ऊपर चल रही है। तो उसमें होता क्या है कि हम ये कार अपनी चल रही है इस प्रकार से। अभी थोड़ी अच्छी गाड़ी निकालता हूं मैं ताकि आपको मजा आए। ओके, देखो ये ऐसा व्हील है, ये ऐसा व्हील है, और ये अपना प्लेटफॉर्म है। तो विषय ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम में होता ये है कि हम इसका सेंटर निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालते है ना, सेंटर ऑफ मास। कार को मत देखो, कार को देखोगे तो अपना पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि फोर्स कहाँ पे लग रहा है, फिर दिमाग खराब हो जाएगा अपना। तो कार को मत देखो, कार के सेंटर ऑफ मास को देखो। कार के हमने सेंटर ऑफ मास को देखा तो यहां पर देखो इसका वेट जो है नीचे एक्ट हो रहा है, दैट इज mg। इसका वेट नीचे एक्ट हो रहा है, दैट इज mg, ये नीचे एक्ट हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स भी एक्ट हो रहा है, दैट इज अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, वो नॉर्मल है। ओके, चलोगे, ये वेट एक्ट हो रहा है नीचे और उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, नॉर्मली नॉर्मल ऊपर एक्ट हो रहा है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली बैलेंस फोर्स होता है जो रिएक्शन के तौर पर तैयार हो रहा है। मतलब हम बोलते हैं ना कि एक्शन को रिएक्शन मिलती है, तो यहाँ पर वही हो रहा है। मतलब वेट जो नीचे एक्ट हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज नॉर्मल, वो अपवर्ड एक्ट हो रहा है। अब ये सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है ना, तो ये नॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गाड़ी को हटा देंगे, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से उसका वेट नीचे एक्ट हो रहा है, दैट इज W इज इक्वल टू mg, और इसके ऊपर नॉर्मल एक्ट हो रहा है, वो हो रहा है ऊपर। तो ये ऐसा होता है। तो ये हो गई इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके कारण हमें कुछ चीजों को समझना सिंपल हो जाता है। ओके, मान लीजिए कि अब थोड़ा सा मैंने इसको टिल्ट कर दिया, मैंने रास्ता थोड़ा टेढ़ा कर दिया मैंने इस प्रकार से, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड मैंने किया और यहां पर मैंने क्या रखा, एक बॉक्स रखा हुआ है। ओके, मतलब मान लो गाड़ी चल रही है, तो उसको मुझे देखना है, तो मैं कैसे देखता हूं कि इसका जो वेट है इस प्रकार से नीचे एक्ट हो रहा है, तो ये वेट इज इक्वल टू mg हो चुका है। उसके बाद में ये ओके, तो ये नॉर्मल जो है वो ऊपर एक्ट हो रहा है ना, नॉर्मल ऊपर एक्ट हो रहा है। बाद में ये देखो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, इसके दो कंपोनेंट्स है कि ये इधर एक्ट हो रहा है, ये इधर एक्ट हो रहा है। ओके, इस प्रकार से। तो होता ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है फिर, जैसे कि ये mg है तो ये mg cos थीटा इधर एक्ट हो रहा है, उसके बाद में ये mg sin थीटा इधर एक्ट हो रहा है, इस प्रकार से। ओके, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट बन जाते हैं। देखो ये नॉर्मल का कंपोनेंट हो गया, ये n cos थीटा बन गया, यहां पर n sin थीटा बन गया। तो होता क्या है कि इसको अब ये पूरा धिंगाना हो गया इसके अंदर। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, थोड़ा साइड में इसके सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ कि बॉडी अगर है तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास ही मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, और फिर बाकी इसका वेट नीचे मैं बोलूंगा, देखो ये वेट नीचे एक्ट हो रहा है, दैट इज mg। उसके बाद मैं बोलूंगा कि यहाँ पर नॉर्मल है, ये नॉर्मल इधर एक्ट हो रहा है। फिर मैं बोलूंगा कि ये कंपोनेंट नॉर्मल का ये n cos थीटा बन गया, मैं बोलूंगा यहाँ पर कि n sin थीटा बन गया। तो इस प्रकार से ये चीजों को बैलेंस किया जाता है, बताया जाता है। ओके, मतलब कैसा होता है, ये होती है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसके अंदर सिर्फ फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट हम दिखाते हैं और बॉडी का सेंटर दिखाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर हो रही बातें क्लियर हो रही है। ओके, जस्ट 1 मिनट है, सब कुछ सही चल रहा है? यस भाई, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। उसका देख सकते हैं फ्रिक्शन। तो बेटा फ्रिक्शन क्या है, फोर्स अपोजिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, है ना। मतलब फ्रिक्शन कैसा होता है, फ्रिक्शन के अंदर कि दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, है ना। मतलब दो सरफेसेस का रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है,
समझ रहे हो कि दो सरफेस का अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, ओके, समझ में आ रहा है आपको कि दो सरफेसेस हैं, इनका रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है, मान लीजिए टायर है, ये टायर का एक सरफेस है और ये रोड का सरफेस है, इन दोनों में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है, हमें वहां पर फ्रिक्शन देखने को मिलता है। वहां पर हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है, ओके, वहां पर हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस अगर है तो वहां पे हमें फ्रिक्शन देखने को मिलेगा जो कि मोशन को अपोज करेगा, अब मान लीजिए कि कोई यहां पर है ना, मतलब देखो कि यहां पर हमने बॉक्स रखा हुआ है, अब ये बॉक्स का जो फ्रिक्शन है ना, बॉक्स के ऊपर कितना फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है मुझे निकालना है। तो देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, इसकी यहाँ पर एक लाइन एक्ट हो रही है नीचे, दैट इज वेट इज इक्वल टू mg। अब वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा नॉर्मल, ओके। अब मुझे अगर इसके ऊपर एक्ट होने वाला फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर मुझे मिलेगा दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेट, है ना, मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा नॉर्मल का वैल्यू होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर होगा, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए यहाँ पर मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा दैट इज म्यू, है ना, म्यू, तो यहाँ पर आएगा म्यू एन, ये बन गया आपका कांस्टेंट। इस प्रकार से काम करता है फिजिकल टू म्यू एन, इस प्रकार से काम करता है ना। तो यहाँ पर देखो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली यही आएगा हर बार, मतलब थोड़ा सा यही ज्यादा आता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर आएगा म्यू एस, है ना, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर आने वाला है और फिर यहाँ पर मुझे मिलेगा नॉर्मल। इस प्रकार से ये फॉर्मूला अपना बनता है, आ रही बात आपको समझ में। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से काम करता है, ओके। इसमें फ्रिक्शन के टाइप भी है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी अगर रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी अगर स्लाइड हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग हो रहा है, रोलिंग में भी फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। रोलिंग मतलब चक्का घूम रहा है, लेकिन होता क्या कभी कभी कि मान लो अपना ब्रेक, गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक लगा दिया तो चक्का घूमते घूमते घिसता है, मतलब वो थोड़ा रोलिंग के अंदर फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है फिर, है ना। चलिए, ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। सर्कुलर मोशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सर्कुलर मोशन वैसे बहुत बड़ा कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन, लेकिन आपको हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अभी। चलो थोड़ा इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सर्कुलर मोशन तो होता ही है सर्कुलर मोशन में कि ये देखो ये बॉडी है, कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को गोल गोल घुमाने के लिए दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर फॉर्मूला मैं लिखने की कोशिश करूं तो वो बनता है m v²/r। तो यहां पर जो v²/r है वो क्या है, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ओके, ये होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसका और भी एक तरीका है, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको हम r⍵² के तरह भी लिखते हैं, मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो r⍵² भी बनेगा है। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट बिकम mr⍵², है ना, mr⍵²। इस प्रकार से ये बन रहा है और ये अपनी बन चुकी है अपनी रेडियस, ओके। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ऐसी बातें होती है। बाकी बहुत मतलब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसे देखा जाए ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन का, ठीक है। इसको हम इतना डिटेल में यहाँ पर पढ़ भी नहीं सकते, ओके। सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। चल बाद में देखो मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। देखो होता क्या है मोमेंटम एंड कंजर्वेशन, है ना। देखो होता क्या है, मोमेंटम का मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोमेंटम। सिंपल सी बात है, इसको मोमेंटम बोला जाएगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए यहां पर एक बॉडी है, ओके, यहां पर एक बॉडी है, उसका मास है m और यहाँ पे वेलोसिटी है u, ये u1 हो गया, और यहाँ पर बॉडी है, उसका मास है m, उसकी वेलोसिटी है u2। अब ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते करते टकराए, ये समझो, ओके, ये ट्रैवल कर रहे हैं पहले और ये कोलिजन उसका हुआ नहीं, और बाद में ये दोनों टकराए एक दूसरे के साथ में, और फिर इसका मोमेंटम बदल गया, मतलब इसका m इंटू v1 हो गया, और है ना, और इसका दूसरे वाले का जो है वो m इंटू v2 हो गया। तो बात ये है कि अगर हम एडिशन करते हैं, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो ये m u1 प्लस m अगर u2 मैं करता हूं, इसका जो भी वैल्यू रहेगा
तो ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो ये m v1 प्लस m v2 इसके बराबर रहने वाला है। तो ये दोनों चीजें इक्वल रहेगी। तो यही हमें प्रूव करना पड़ता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है कंजर्व रहता है, और ये हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ऐसी बात। चलिए ये हो गया। ओके कोई बात नहीं। तो बेटा सारे फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है, उसका बाद न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, इंपल्स का फॉर्मूला F इनटू डेल्टा टी। इंपल्स मतलब क्या कि एकदम स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर तो वो इंपल्स क्रिएट करता है, तो मास फोर्स इनटू छोटा सा टाइम इंटरवल, तो वो बन जाता है आपका इंपल्स, मास फोर्स इनटू छोटा सा टाइम इंटरवल। वेट इज इक्वल टू m इनटू g। फ्रिक्शन मतलब क्या, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, है ना, ऐसा यूनिट है ना। बाकी सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ऐसा यूनिट क्या है ना, यहाँ पर किलोग्राम इंटू मीटर बाय सेकंड आएगा, यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन आएगा, इंपल्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड्स आएगा, उसके बाद न्यूटन इंटू सेकंड आएगा, उसके बाद में वेट इज इक्वल टू, वेट क्या है खुद एक फोर्स है तो यहाँ पर न्यूटन ही आएगा। फ्रिक्शन में क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स है तो यहाँ पर भी न्यूटन ही आने वाला है। सेंट्रीपिटल फोर्स में भी फोर्स है तो न्यूटन ही आने वाला है। ओके, ये सारे उसके ऐसा यूनिट बनने वाले। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो चीजें एकदम ही मतलब बहुत ज्यादा मोस्ट टाइम भी चीजें थी, इसको हमने रिवाइज कर दिया है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। सारी चीजें नोट करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले मतलब 12th के सिलेबस के लिए ये टॉपिक करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके बेटा, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।